नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 11 पढ़ रहे हैं। अध्याय 11 का ये भाग 2 है और अध्याय 11 जिसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसका भाग 1 हमने पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में। ठीक है, उपभोक्ता सशक्तिकरण में देखिए, गणेश कक्षा 5 उत्तीर्ण करके कक्षा 6 में आया। इसमें एक गणेश नाम के लड़के के बारे में एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि गणेश कक्षा 5 यानी क्लास 5 में उत्तीर्ण कर ली उसने, क्लास 5 है ना, और कौन सी क्लास में आ गया है, क्लास 6 में आ गया है। उसने अपनी शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी और उसने अपनी शिक्षिका यानी उसकी जो टीचर है उसके कहने पर उसने जो पुस्तक बेचने वाले होते हैं ना, वहाँ से कहानियों की यानी कि स्टोरी बुक खरीदी गई। और परंतु ये क्या, पुस्तक में तो पृष्ठ संख्या 13 से 20 तक के पृष्ठ थे ही नहीं। और मतलब उसने जो किताब खरीदी थी तो उसमें क्या हो गया कि जो वो बुक थी उसमें पृष्ठ संख्या 13 मतलब पेज नंबर 13 से लेके पेज नंबर 20 तक के जो पेज थे ना वो थे ही नहीं। गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई, उसने अपनी टीचर को दिखाई पुस्तिका। शिक्षिका ने उससे कहा इस पुस्तक को विक्रेता को लौटाकर बदलवा लो। उन्होंने क्या कहा कि ये पुस्तक ले जाओ और इसको चेंज करा के ले आओ। हम लोग भी यही करते हैं, अगर कई बार पेजेस ख़राब आ जाते हैं या कोई चीज़ ख़राब है तो हम रिटर्न करवा के उसको चेंज करा के लेकर आते हैं वापस। तो इसने भी ऐसे ही किया। वह शाम को अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, किंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। मतलब उसने भी वही किया, अपनी बुक ली, अपनी मम्मी के साथ वो गया उसको चेंज कराने, लेकिन जो दुकानदार था उसने तो मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद भी उन्हें वैसे ही वापस लौटना पड़ा। घर पर दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी को सारी बात बताई। जब वो घर आया तो उसने अपने दादाजी को सारी बात बताई कि मैं जो बुक चेंज कराने गया था ये तो चेंज हुई नहीं, ये तो उसने ली नहीं रिटर्न में वापस। फिर क्या हुआ, दादाजी बोले यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ताओं को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है इसके बारे में बन सकता है और ये कब बनाया, 1986 में बनाया, या फिर उपभोक्ताओं के जो शोषण है, शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, तो वो बनाया है उपभोक्ता संरक्षण कानून। ठीक है, 1986। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस कानून के अनुसार मतलब उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद उस विक्रेता से बात करूंगा, ऐसा उसके दादाजी ने कहा। दादाजी क्या हुआ, आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का खरा पैसा देकर खोटी चीज़ क्यों खरीदें। सही बात है, अगर हम मेहनत से कोई चीज़ पैसा कमा रहे हैं तो बदले में हम ऐसी चीज़ क्यों खरीदेंगे जिससे हमें नुकसान हो। घटिया चीज़ क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवे। इसी तरह की ठगी से बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उपभोक्ता संरक्षण कानून क्यों बनाया गया है, तो ये इसलिए बनाया गया है ठगी से बचने के लिए। मतलब किस प्रकार की ठगी, जैसे किसी घटिया चीज़ हो गई, मिलावट हो गई, है ना, तो नकली माल, तो इस प्रकार की जो ठगी होती है इनसे बचने के लिए बना है उपभोक्ता संरक्षण कानून। अगले दिन जब दादाजी के समझाने का विक्रेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन जब दादाजी ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं समझा दुकान वाला, तो फिर देखो उन्होंने क्या किया, जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत की। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई बल्कि 5,000 रुपये हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता से दिलवाया। फिर क्या हुआ, उन्होंने जब शिकायत करी तो मंच ने क्या किया, गणेश को सही पुस्तक दिलवाई जो उसको चाहिए थी, मतलब उसके पेजेस खराब थे, उसको सही ठीक पुस्तक दिलवाई और हर्जाना भी दिलवाया। 5,000 रुपये उसको हर्जाना और खर्चा जो था वो विक्रेता से दिलवाया। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि उपभोक्ता कौन है। ये उपभोक्ता हमने पढ़ा अभी, उपभोक्ता संरक्षण कानून है। अब उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है इसमें पहला शब्द है उपभोक्ता। तो ये उपभोक्ता कौन होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं।
उपभोक्ता कौन? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ खरीदी, जैसे कि हम किताब खरीदते हैं दुकान पर जाकर, या कोई भी सामान खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी जाकर हम जब खरीदते हैं, राशन का पर्चनी का सामान हो गया है ना, तो किसी प्रकार का जब हम खरीद रहे हैं सामान, है ना, तो जो कोई भी वस्तु है जिसे हम खरीदते हैं तो वो हम क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। वह वस्तु एवं सेवा का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं ना, तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे हमने चॉकलेट खरीद के खाई, चिप्स खरीद के खाए, तो हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। इसी प्रकार आप एक टैक्सी किराए पर लेकर विद्यालय पहुंचते हैं तो भी क्या हैं? आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं टैक्सी से, बस से, तो वो भी क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। रामू अपने बच्चों के लिए बाजार से मिठाई खरीदता है, ठीक है। सोनू अपने बीमार भाई का निजी चिकित्सालय में इलाज करवाता है। तो रामू और सोनू भी क्या हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो मरीज होता है वहाँ पर इलाज होता है जिसका, मरीज का, तो वो भी क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल के नाम दे रखे हैं, जैसे सोनू, है ना, इस तरीके से रामू, तो इस तरीके से एग्जाम्पल देके इसमें समझाया गया है। तो उपभोक्ता कुल मिलाकर ये है कि जो भी कुछ सामान हम खरीदते हैं, है ना, या कोई सेवा लेते हैं, तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। उपभोक्ता का शोषण। अब उपभोक्ता तो हमें पता चल गया कि कौन होता है, जो सामान खरीद रहा है, सेवा ले रहा है, तो वो कौन है? उपभोक्ता है। अब देखते हैं उपभोक्ता का शोषण। शोषण की बात करें तो देखिए, उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे खराब या घटिया वस्तु दे देना, ये भी क्या है? उपभोक्ता का शोषण है। मात्रा या तोल में वस्तु कम देना, कई करते हैं ना दुकानदार, कि जो तोलते हैं कोई सामान, तो वो 1 किलो 2 किलो जो भी देते हैं तो नीचे चुंबक लगा देंगे, वॉट लगा देंगे, मतलब कम सामान तोल देते हैं, करते हैं ना ऐसे कई लोग। तो ये मात्रा या तोल में वस्तु कम कर देना, तो ये भी क्या है? उपभोक्ता का शोषण है। अवधि पार वस्तु देना, मतलब डेट निकल गई, जैसे होता है ना, हम खरीदते हैं सामान, हर वस्तु में एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, MFD लिखा रहता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है कि इस सामान को बनाया कब गया, जैसे 2020 में बनाया गया है। अब इसमें लिख दिया कि इस सामान को आप 1 साल तक ही यूज़ कर सकते हैं, तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि इसकी डेट निकल गई या नहीं निकली, कौन सा सन चल रहा है, ऐसे इस तरीके से। और कई बार तो उसमें लिखा रहता है कि इस अवधि तक यूज़ करें, जैसे मार्च की कोई सामान बना, मार्च में पैकेट है उसका, और मार्च 2020 में बना ये, और इसकी डेट थी मई तक की यूज़ करने की। कई होता ना, कई सामान में 2-3 महीनों की डेट आती लिखी हुई, अब मार्च इसको 2020 तक ही, मई 2020 तक ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डेट होती है ना, ये हो जाती है इसकी। अब जैसे किसी ने, अब मई तक की उसकी डेट थी, अब किसी ने आज की डेट में कोई अगर वो सामान खरीदे, तो उसकी, इट मीन्स अवधि पार वस्तु है वो, उसकी डेट निकल गई तो वो अवधि पार वस्तु है, ठीक है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो उसकी यूज़ करने की डेट है वो निकल चुकी है, और ऐसी स्थिति में कोई दुकानदार हमें सामान देता है तो इट मीन्स वो हमारा शोषण कर रहा है। निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु देना, कई बार करते हैं ना, टैग लगा देते हैं दुकानदार, और जो नकली माल होता है उसमें ओरिजिनल का टैग लगा देते हैं और हम ओरिजिनल समझकर खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ भी क्या है? निर्धारित ब्रांड की वस्तु है ना, इसके स्थान पर क्या करना? अन्य ब्रांड की वस्तु या नकली वस्तु दे देना। विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, कई बार क्या होता है, निर्धारित मूल्य होता है हर वस्तु का। अब सपोज 30 रुपीज़ कोई वस्तु का मूल्य है और वो दुकानदार क्या कर रहा है, निर्धारित मूल्य से ज़्यादा में दे रहा है, जैसे वो 40 रुपीज़ में बेच रहा है, या 35 रुपीज़ में बेच रहा है, या 50, मतलब जितने भी, अगर वो 30 रुपीज़ जो निर्धारित मूल्य है उससे अधिक वसूल रहा है ना, तो भी इट मीन्स वो उपभोक्ता का शोषण कर रहा है ना। और वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, कई बार बताया गया जाता है ना वस्तु में, ये मानक है लेकिन वो उस पर नहीं उतरते खरे। गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना, कई बार होता है ना, आपने जैसे देखा होगा, हम जैसे टीवी, फ्रिज, एसी कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें होता है कि 1 साल की गारंटी वारंटी मिलेगी, 2 साल की मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, होता है ना। और ये सब देने के बाद भी अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है और हम उसको ले जाते हैं कि चेंज करो या
इसको रिपेयर करो क्योंकि गारंटी वारंटी में चल रही है, और वो नहीं, ऐसा नहीं करते तो इट मीन्स वो उपभोक्ता का शोषण है। और घटिया सेवा देना, समय पर सेवा नहीं देना, भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना आदि तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण किए जाने की घटनाएं होती रहती हैं। ये तो अब आम हो गया है, बिल्कुल होता ही रहता है इस तरीके का। तो ये हो गया उपभोक्ता का शोषण। देख लिया हमने पूरा, उपभोक्ता कौन वो हमने पढ़ लिया। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियां इसमें बताई गई हैं कि जब भी आप खरीदारी करें तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो देखिए इसमें उपभोक्ता का दायित्व है कि शोषण से बचने के लिए वह खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले नंबर पे देखिए, खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद और गारंटी या वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। अब जैसे भी जो भी हम सामान खरीदते हैं, कोई माल खरीदते हैं, तो उसका सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हम भुगतान करते हैं ना, जो हम उनको पेमेंट करते हैं, उसका एक तो हमें बिल या रसीद लेनी चाहिए, और गारंटी वारंटी मिल रही है तो उसका कार्ड भी लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जब आप शिकायत करेंगे, सपोज़ किसी ने कोई चीज़ हमने खरीदी और गारंटी वारंटी में चल रही है और उसको वो रिपेयर करने से मना करता है या उसको चेंज करने से मना करता है, तो हम जब शिकायत करेंगे तो हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो हमें भुगतान का जो बिल है हमारा, जो हमने उसको पेमेंट किया था जिस वस्तु को खरीदने के लिए, एक तो उसके बिल की ज़रूरत होगी, और एक हमें चाहिए होगा गारंटी या वारंटी कार्ड जो कि उस प्रोडक्ट के साथ ही हमें मिलता है। तो ये हमें ज़रूरी है, तो इसीलिए ये तो हमें लेना ही लेना चाहिए। जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं कोई बड़े सामान की, तो ये चीज़ तो हमें लेनी ही चाहिए। दूसरा है, सामान पर उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन अवधि, समाप्ति की तिथि, कीमत कर सहित रहित तथा निर्माता का पूरा नाम, पता अच्छी तरह जांच कर खरीदना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम कोई सामान लेते हैं तो उसमें पूरा उसका नाम लिखा रहता है, कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो लिखा रहता है, बैच नंबर होते हैं, उनकी जो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि इस तिथि तक ही यूज़ करना है, इसके बाद इसकी डेट निकल जाएगी, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ें भी हमें जांच करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले, जैसे ISI, ये मार्क होता है एक तो ISI, और ISI इसमें देखिए ISI, एगमार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। तो देखिए कुछ मानक चिन्ह हैं, इनसे हमें पता चलता है वस्तु की गुणवत्ता का। तो वस्तु की गुणवत्ता के लिए हमें इन चिन्हों को देखना चाहिए, ठीक है। ये मानक चिन्ह हैं इस प्रकार के, ठीक है, तो इन चिन्हों को देखना चाहिए। चौथा है, सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तोलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है क्या। अब कई बार हम सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा, चौथा पॉइंट है, सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तोलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का ही उपयोग किया गया है क्या। ये भी देखना चाहिए कि कई बार वो करते हैं ना, जो प्रमाणीकृत बाट या माप नहीं होता तो उनसे तोल देते हैं, तो उनमें ये रहता है कि कम रहते हैं वो मात्रा में, तो इससे हमको जो भी हम खरीद रहे हैं सामान तो वो कम आ जाता है तुल के। तो ये बाट जो है प्रमाणीकृत होगा तो वो बिल्कुल सही मात्रा में हमारे पास सामान आएगा। तो नेक्स्ट है, पांचवा पॉइंट है, वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। अब जो होता है ना, कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका वजन जो होता है वो वस्तु के वजन में, पैकिंग का जो वजन होता है ना वो वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। मतलब जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उसका वजन अलग से होना चाहिए, वो उसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए उसकी पैकिंग में। क्योंकि कई बार होता है ना, पैकिंग में शामिल कर लेते हैं कई दुकान वाले, या फिर जो पहले से कंपनी से आगे बनकर आता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक छठा पॉइंट है, आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है और कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापन से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह देख परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए। मतलब आपने देखा होगा आजकल विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट होता है वो इतने अट्रैक्टिव ढंग से होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि वो वस्तु बहुत ही अच्छी है। मतलब इतने उसके गुणों को इतना बड़ा चढ़ा दिया जाता है उसमें कि ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छी वस्तु है, पर एक्चुअल में होती नहीं है कई बार। तो ये चीज़ है, तो इसमें बताया गया है कि जो उपभोक्ता हैं खरीदते हैं वस्तु को तो अच्छी तरह से देखें, उसको परखें, फिर उसके बाद उसको खरीदें।
अब देखिए इसमें बताया गया है उपभोक्ता शिकायत कहाँ करें। तो देखिए जो उपभोक्ता होता है ये शिकायत कहाँ करें, तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। अभी हमने पढ़ा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, कि जब भी उपभोक्ता को लगता है कि उसके साथ शोषण हुआ है तो वो इन अधिकारों के तहत उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत कर सकता है। तो देखिए उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालय का गठन किया गया है। और इसकी सुनवाई कहाँ होती है? उपभोक्ता न्यायालय में, है ना। इसका गठन किया गया है। 20 लाख रुपए तक की शिकायत जो होती है ना, उसका वो जिला उपभोक्ता मंच में होती है। 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपए तक की राशि है तो संबंधित विवाद जो होता है वो राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ रुपए की अधिक राशि से संबंधित शिकायत जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। तो देखिए इनमें राशि के अकॉर्डिंग इनका डिवाइडेशन कर दिया है, मतलब पैसों के अकॉर्डिंग। अगर मामला 20 लाख रुपए तक का है तो शिकायत कहाँ होगी? जिला उपभोक्ता मंच में। अगर जो पैसे 20 लाख से अधिक हैं और 1 करोड़ रुपए तक है तो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? जो संबंधित है ये जो मामला है ये कहाँ करेंगे? इसका करेंगे राज्य उपभोक्ता आयोग में। और राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो इसका जो शिकायत है वो कहाँ की जाएगी? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। ठीक है, इस तरीके से आयोग बनाए गए हैं। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। सभी सावधानियों के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी हुई वस्तु या सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है आपको कि कोई वस्तु आपने खरीदी है और उसमें दोष है तो इस तरीके से, और आप उसको विक्रेता को बोल भी देते हैं कि ऐसा ये इसमें हो गया है, अगर वो चेंज नहीं करते या कुछ भी है तो आप क्या कर सकते हैं? वो नहीं मानते हैं, जो विक्रेता है, बेचने वाला है, वो नहीं मानता है तो इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? उपभोक्ता न्यायालय में कर सकते हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर उनका लाभ उठाना चाहिए। अब देखिए उपभोक्ता शिकायत कैसे करें। अब ये जो शिकायत है ये तो हमें पता चल गया कि क्यों करनी चाहिए, लेकिन अब करें कैसे? तो देखिए उपभोक्ता सादे कागज पर 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा या स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। और इसका 100 रुपये शुल्क होता है। देखिए इसमें शुल्क बताया गया है कि 100 रुपये इसका शुल्क होता है। और उपभोक्ता जो है वो सादे कागज पर, सादा कागज होना चाहिए, 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर या तो डाक से भेज सकता है या किसी प्रतिनिधि द्वारा भेज सकता है या फिर स्वयं भी जाकर शिकायत कर सकता है। और वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। अगर जैसे कोई वस्तु या सेवा में दोष है तो ऐसा होने पर 2 वर्ष की अवधि में, मतलब ये टाइम दिया गया है कि इस अवधि में ही शिकायत करानी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत पुराना मामला शिकायत कर रहे हैं, बहुत साल पहले का, तो 2 वर्ष की अवधि में ही शिकायत दर्ज हो जानी चाहिए। शिकायत में उपभोक्ता का नाम, पता, विक्रेता पक्ष का नाम, पता, शिकायत का विवरण और शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका पूरा विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल या रसीद आदि भी साथ होने चाहिए। तो देखिए जब भी आप शिकायत करेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अभी इससे पहले हमने जब पढ़ा था उसमें बताया भी था कि बिल या रसीद आपको ज़रूर से लेनी है। और एक जो आप बड़े प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें आपको गारंटी वारंटी मिलती है तो वो कार्ड भी आपको ज़रूर से लेना चाहिए, है ना। अब देखिए इसमें बताया गया है उपभोक्ता को उपलब्ध राहत। उपभोक्ता को क्या क्या राहत उपलब्ध होती है? शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग जो राहत दिलवा सकता है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। मतलब जो न्यायालय द्वारा जो राहत मिलती है ना उसके बारे में इसमें बताया गया है। पहला पॉइंट है विवादास्पद सामान में सुधार करवाना।
न्यायालय क्या करवाएगा, जो भी सामान है, विवाद जिस पर हो रहा है, जिस सामान के बारे में, तो उसमें क्या करवाएगा, सुधार करवाएगा, या फिर उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाएगा, है ना। पहले तो चीज़ होती है उसमें सुधार हो जाए, दूसरा हो जाता है उसका उस सामान के जैसा ही उसके स्थान पर दूसरा नया सामान मिल जाए। या फिर थर्ड नंबर पे है उपभोक्ता को होने वाली हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति दिलवाना, मतलब कुछ पैसे से भी दिलवा देते हैं इसमें। और उपभोक्ता को हर्जाना या खर्चा दिलवाना, तो जो भी उसका खर्च होता है ना उपभोक्ता का, तो वो हर्जाना या खर्चा उसको दिलवाती है ना न्यायालय। तो इस प्रकार से शिकायतकर्ता को न्यायालय या आयोग जो भी होता है ना, तो ये राहत दिलवाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 11 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय 11 के ही अभ्यास प्रश्न करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिल सके। इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पास में आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।